औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करेंगे चैप्टर 6 सिंपल केमिकल रिएक्शंस। और यहाँ हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं आपको चेंजेस के साथ विच टेक प्लेस ऑल अराउंड अस ऑल ऑफ द टाइम, एवरी डे, एवरी सेकेंड ऑफ ओवर लाइफ। और ये हर तरह की चेंजेस आप देख सकते हैं। घर में खाना पक रहा है, बर्फ़ पिघल रही है, और आप जो है ना, जो आपका सब्ज़ी वगैरह आप उसको काट रहे हैं। और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी आंखों के सामने हो रही होती हैं, चेंजेस जो केमिकली और फिज़िकली रिएक्शंस की शक्ल में होती हैं, लेकिन आप उसको जज नहीं कर पाते। आज हम यही सीखने जा रहे हैं अपने इस टॉपिक के अंदर। चेंजेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। एक फिजिकल चेंज होगी एंड द अदर वन इज़ केमिकल चेंज। तो दो तरह की चेंजेस होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक फिजिकल है और दूसरी का नाम है केमिकल चेंज। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। और इनके दरमियान में जो डिफरेंस है, जो चीज़ें मुख्तलिफ है एक दूसरे से इन दोनों की, उसका आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ को देखते हुए आप बता सकें कि विच रिएक्शन इज़ अकरिंग विद द थिंग, कि उस थिंग के अंदर ऐसा कौन सा एक्शन है, रिएक्शन है जो टेक प्लेस हो रहा है, फिजिकल है या केमिकल है। तो वो अभी आपका जो कॉन्सेप्ट है ना क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको आगे इसकी डिटेल या एक्सप्लेन करूँगी इसको। व्हेन मेटल कैन इज क्रश्ड, द कैन इज स्टिल अ कैन, इट इज स्टिल मेड ऑफ द सेम मॉलिक्यूल्स, ओनली द शेप ऑफ द कैन हैज़ चेंज्ड। अब आप देखें, एक कैन है आपके पास, आपने 7 अप या स्प्राइट का कोई भी कैन लिया, उसको क्रश किया पीने के बाद, तो क्या हुआ कि उसकी शक्ल तब्दील हो गई, लेकिन अभी भी वो स्टील का कैन ही कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि क्रश करने के बाद वो किसी पेपर का बन गया है या लकड़ी का बन गया है या उसके अंदर मॉलिक्यूलर चेंज आ गया है। तो जो गेम है ना, सारी ये चेंजेस की, रिएक्शंस की, वो सारी मॉलिक्यूल्स के ऊपर बेस करती है। अभी भी वो कैन अपने सेम मॉलिक्यूल्स अपने अंदर रखता है, उसके अंदर किसी किस्म की कोई चीज़ ब्रेक डाउन नहीं हुई और कोई किसी भी किस्म के मॉलिक्यूल बॉन्डिंग नहीं हुई, यानी जो हैं मॉलिक्यूल्स वो वैसे के वैसे ही हैं। When ice melts, energy is added to change the same of the water from a solid to a liquid. लेकिन अब हुआ क्या है, दूसरा अगर हम कोई एग्जांपल देखें तो वो आइस मेल्ट होना है, कोई आइस क्यूब है वो मेल्ट हो गया है, तो उसके भी मॉलिक्यूल सेम है, बेशक उसमें एनर्जी ऐड हुई है। वो एनर्जी क्या है? हीट एनर्जी है, जिसकी वजह से ये मेल्टिंग अकर हुई है। तो लेकिन अ, पानी के मॉलिक्यूल्स फिर भी पानी के मॉलिक्यूल्स ही हैं। ऐसा नहीं है कि आइस क्यूब मेल्ट होने के बाद वो पानी जो है ना जामे शीरी बन गया है या वो कोई सोडा वाटर बन गया है या फिजी ड्रिंक बन गया। नहीं, वो मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके अंदर किसी किस्म की कोई चेंजेस टेक प्लेस नहीं हुई। तो ये क्या है कि अगर मॉलिक्यूल्स किसी भी किस्म की एडेड एनर्जी, बाहर से कोई एनर्जी आप में लगी है, बर्फ़ को जमने के लिए ठंड चाहिए, ये बाहर से एनर्जी ऐड हो रही है। बर्फ़ को पिघलने के लिए हीट चाहिए, एनर्जी बाहर से ऐड इन हो रही है, ठीक है। तो लेकिन मॉलिक्यूल्स अगर सेम रह रहे हैं एनर्जी लेते हुए भी और देते हुए, तो ये क्या है? फिजिकल चेंज है। यानी मॉलिक्यूल्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा किसी किस्म के। ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल टूट कर अपने अंदर किसी और मॉलिक्यूल को भी अपने साथ मिला लें, ऐसा नहीं हो रहा। तो जहाँ मॉलिक्यूल्स अपनी असल शक्ल में रहते हैं वो चीज़ कहलाती है फिजिकल चेंज। अब पढ़ेंगे केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। केमिकल चेंजेस हैपन व्हेन द atoms in molecule separate and join up with other atoms। अब यहाँ इसका आसानी से हमें पता चल जाएगा, क्योंकि फिजिकल चेंज में मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं? ना ब्रेक डाउन हो रहे हैं, ना बॉन्डिंग कर रहे हैं किसी के साथ, जो मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स हैं। तो केमिकल चेंज में क्या है? बिल्कुल इसका उल्टा है, उसके ऑपोजिट हो रहा है। जो केमिकल चेंजेस में एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल के, वो क्या कर रहे हैं? वो सेपरेट हो रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं अपने साथ दूसरे एटम्स को, किसी और चीज़ के एटम को। अब कैसे? जैसे आपने जामे शीरी बनानी है और आपके पास पानी और जामे शीरी के लिक्विड्स रखे हुए हैं, तो पानी के मॉलिक्यूल्स जामे शीरी के मॉलिक्यूल्स के लिए जगह बनाएंगे अपने अंदर, ठीक है ना। पानी का एक मॉलिक्यूल ज़रा एक्सपैंड होगा और अपने अंदर स्पेस बनाएगा ताकि जामे शीरी का मॉलिक्यूल उसके अंदर एडजस्ट हो सके। इसीलिए हमें पानी लाल नज़र आता है जब जामे शीरी तैयार हो जाता है और उसका फ्लेवर चेंज हो जाता है। तो यहाँ क्या हुआ है? केमिकल चेंज टेक प्लेस हुआ है।
मेकिंग इंटायरली न्यू मॉलिक्यूल, देखें बिल्कुल न्यू मॉलिक्यूल तैयार हो गया जो कि जामे शीरी का है। अब आप उसका एक ड्रॉप अगर किसी प्लेट पर रखते हैं या किसी स्पून पर रखते हैं तो वो पानी नहीं रहा या सिर्फ जामे शीरी नहीं रहा, वो पानी और जामे शीरी मिक्स होके वो ड्रॉप बना है, यानी इंटायरली न्यू मॉलिक्यूल तैयार हो गया है। अ न्यू सब्सटेंस ऑल टुगेदर, एक अलग से एक नया सब्सटेंस आपने बना लिया है, ठीक है ना। हीटिंग आयरन एंड सल्फर टू मेक आयरन सल्फेट इज़ अ केमिकल चेंज। अब आयरन और सल्फ़र को जब हम इकट्ठा डालकर किसी चीज़ में हीट देते हैं तो वो उनके भी आपस में बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाती है। जो आयरन के एटम्स हैं और जो सल्फ़र के एटम्स हैं वो टूटते हैं और एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं, दोस्ती करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो वो क्या बना लेते हैं, एक नया बिल्कुल न्यू सब्सटेंस बन जाता है और केमिकल चेंज टेक प्लेस होता है। बिकॉज द आयरन कंबाइंस विद द सल्फ़र टू मेक अ न्यू सब्सटेंस, बर्निंग टोस्ट changes the molecules structure of the bread। अब molecular structure इसी तरह bread में क्या होता है, चेंज हो जाता है जब आप उसको हीट देते हो। आप उसको जो है उसमें क्या कहते हैं, ब्रेड मेकर में रखकर या टोस्टर में रखकर या आप तवे के ऊपर रखकर छोड़ देते हो तो अगर वो जल जाएगी तो उसके अंदर बिल्कुल उसके मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होके बाउंडिंग कर चुके होंगे किसी और सब्सटेंस के साथ, तो वो भी कम्प्लीटली इनरिवर्सिबल होगा। आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, दोबारा उसको सॉफ्ट ब्रेड वाइट कलर में नहीं ला सकते। सो दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू चेंज इट बैक टू ब्रेड, ठीक है। केमिकल चेंजेस हैपन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, और केमिकल चेंजेस सिर्फ केमिकल रिएक्शन के ज़रिए ही होती हैं। अब केमिकल रिएक्शन होता क्या है ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अब पहले हम फिज़िकल और केमिकल चेंजेस को जो है ना वो सेग्रीगेट करें और उसके डिफरेंसेस को समझ लें एक दफ़ा, तो वो हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। दोबारा से इसी टॉपिक को रिकॉल करते हैं कि फ़िज़िकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, तो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल चेंज में क्या है, नो न्यू सब्सटेंस आर मेड, पहली बात। दूसरी बात, एनर्जी इज़ नॉट ऑलवेज गिवन आउट और टेकन इन, ऐसा नहीं होता कि हर दफ़ा एनर्जी दी जाए या ली जाए। जैसे कि मेल्टिंग आइस के अंदर है, वहाँ ज़रूरत पड़ती है, और कैन के अंदर क्या है कि हमने बाहर से प्रेशर दिया अपने हाथ का, ठीक है, उसकी वजह से वो कैन जो है ना क्रश हो गया, लेकिन ऐसा हर दफ़ा नहीं होता है फिजिकल चेंज के अंदर। इट कैन बी रिवर्स, और इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, यानी कैन को हम सीधा कर सकते हैं दोबारा से ज़रा सा ज़ोर लगा कर, ठीक है। और पानी जो मेल्ट हो चुका है, क्यूब आइस क्यूब, उसको दोबारा से आइस क्यूब बना सकते हैं बाय टेकिंग इट इनटू द रेफ्रिजरेटर या फ्रीज़र के अंदर। तो फिजिकल चेंज में क्या है, नो न्यू सब्सटेंस आर मेड, एनर्जी इज नॉट ऑलवेज गिवन आउट और टेकन इन, और इट कैन बी रिवर्स्ड। अगर केमिकल चेंजेस को देखें तो इसमें इसके ऑपोजिट करें तो वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, ठीक है ना, उसका ऑपोजिट आ जाना, उधर नो न्यू और इधर वन और मोर सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। एनर्जी इज ऑलवेज गिवन आउट और टेकन इन, वहाँ कभी कभी नॉट ऑलवेज और यहाँ ऑलवेज गिवन और टेकन इन। और इट इज़ यूजली वेरी डिफ़िकल्ट टू रिवर्स, और कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो केमिकल चेंजेस हैं जो रिवर्सेबल होते हैं, लेकिन बहुत कम, ठीक है ना। उसमें आप आयरन और आयरन सल्फेट या कॉपर सल्फेट का अगर आप देखें ना, कॉपर सल्फेट का केमिकल रिएक्शन जो होता है वो रिवर्सेबल होता है। अगर आप उस पानी को सुखा दें तो कॉपर बच जाता है वापस, तो कलर चेंज हो जाता है। इट इज़ यूजली वेरी डिफ़िकल्ट टू रिवर्स, और ये नॉर्मली अगर देखें केमिकल चेंजेस को तो उनको रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। अब नीचे टेस्ट योर सेल्फ है, वो देख लेते हैं। गिव 3 डिफरेंसेस बिटवीन अ फिजिकल चेंज एंड अ केमिकल चेंज, तो ये आपके पास तीन तीन डिफरेंसेस ऊपर रखे हुए हैं, यही आपको याद करने हैं। विच ऑफ द फोटोग्राफ्स ऑन द लेफ्ट पेज आर एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज एंड विच वन आर केमिकल चेंजेस, एक्सप्लेन योर आंसर। तो पहली पिक्चर जो है वो है बर्निंग फ्यूल की, और इसमें ये केमिकल चेंज हो रहा है क्योंकि टोटली न्यू मॉलिक्यूल जो है ना वो फॉर्म हो रहे हैं। ये हो गया हमारा केमिकल चेंज। सेकंड वन इज़ कैन आर क्रश, तो ये क्योंकि रिवर्सिबल है इसलिए ये फिजिकल चेंज है, और क्योंकि मॉलिक्यूल सेम है इसका। ब्रेड के अंदर क्या है, बर्निंग में केमिकल रिएक्शन हुआ है, और टोटली इसकी जो है ना मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होकर एक न्यू सब्सटेंस बन गया है, तो ये केमिकल चेंज है। सेकंड फोर्थ वन इज़ फूड इज़ चॉप्ड, इसमें इस खाने को दोबारा से हम इसकी असल शक्ल में नहीं ला सकते, हालांकि ये है अभी फिर भी सेम इसके मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये अभी भी अगर आप इसको टेस्ट करोगे तो आप बता सकते हो कि इसमें कॉलीफ्लावर कौन सा है, कैरेट कौन सी है, इसमें कैप्सिकम कहाँ है,
तो मॉलिक्यूल सेम ही है। लेकिन अगर आप फिफ्थ वन पिक्चर को देखें जहाँ फूड जो है कुक हो गया है, क्योंकि हीट ऐड हो गई है इसके अंदर ना, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इसमें केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट हो गई है। हर सब्जी का जायका एक दूसरे के अंदर मॉलिक्यूलर तरीके से जो है ना ज्वाइन हो गए हैं एटम्स जो है आपस में। यानी अगर आप खाओगे तो इसमें आपको सबका टेस्ट आएगा एक साथ। हर बाइट में आप 4 5 6 मज़े ले सकते हो ना। नमक भी आ रहा है, मिर्चें भी आ रही हैं, और सब्ज़ी का भी टेस्ट आ रहा है, घी का भी टेस्ट आ रहा है। तो यहाँ क्या हुआ है, केमिकल चेंज हो गया। अब पानी देखो आप, तो पानी के मॉलिक्यूल सेम ही रहेंगे, चाहे आप इसको फ्रीज कर दो, चाहे आप इसको मेल्ट कर दो। तो मॉलिक्यूलर कोई चेंज नहीं आया, कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई एटम्स की, कोई बॉन्डिंग नहीं हुई या ब्रेक डाउन नहीं हुआ। तो यहाँ आप क्या कहेंगे कि ये हमारा फिजिकल चेंज है। तो बहुत आसान है, आपने समझ ली ये बात कि जहाँ मॉलिक्यूल एक बिल्कुल न्यू वन और मोर मॉलिक्यूल्स या एटम मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं ना, और उसमें कोई हीट इन और आउट होती है, ठीक है ना, तो उसमें आप कहेंगे कि ये केमिकल चेंज है। अदरवाइज ऐसा कोई भी काम जो कि मॉलिक्यूलर चेंज का सबब ना बने, वो कहलाता है फिजिकल चेंज। आगे हम चलते हैं कि हमारे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। थर्ड वन है, व्हेन डज chemical changes happen. तो chemical changes happen when a chemical reactions occur and a completely new one or more substance is formed. तो ये इसका आंसर हो गया। और इससे पहले का जो क्वेश्चन है ना, ये जो पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें आप एंड में एक रीज़न दे दीजिएगा कि ऐसा क्यों होता है, फिजिकल चेंज क्यों होता है और केमिकल चेंज क्यों अकर होता है। कि फिजिकल चेंज में हम कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता और सेम मॉलिक्यूल रहता है, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर चेंज नहीं होता। और केमिकल रिएक्शन में या केमिकल सॉरी चेंज के अंदर कम्प्लीटली एक न्यू सब्सटेंस बन जाता है। तो ये आप 2 रीज़न दे दीजिएगा, बस काफ़ी हैं। आगे हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में कि वो क्या होते हैं। देयर इज़ एन ईजी वे ऑफ राइटिंग डाउन व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होते हुए आप बड़े आराम से लिख कर बता सकते हैं कि इधर क्या हो रहा है। इट कैन बी रिटन एज अ वर्ड इक्वेशन। आप वर्ड इक्वेशन में वो बताएंगे। दिस इज द वर्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड सल्फर व्हेन दे आर हीटेड टुगेदर। आपको पता है हीट इन्वॉल्व होती है, या टेक इन होती है या टेक आउट होती है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ये जहन में रखना है आपने। और ये इरिवर्सिबल होते हैं, बिल्कुल रिवर्स नहीं होते, या बहुत डिफिकल्ट होते हैं, कोई एक आधा एक ऐसा होता है जो रिवर्स हो जाए केमिकल रिएक्शन। और इक्वेशन में हम क्या दिखा रहे हैं आपको, आयरन है और सल्फर है। जब आपने उसको हीट दी, ये टेक प्लेस ही जब होगा जब उसको हीट मिलेगी। हीट दी तो वो आयरन सल्फाइड के अंदर चेंज हो गया। यानी आयरन के जो मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने सेपरेट किया अपने आप को एक दूसरे से और अपने अंदर ज्वाइन किया सल्फर के मॉलिक्यूल्स को, ठीक है ना, यानी उनको एडजस्ट कर लिया। जैसे हम बाहर से अपने घर में किसी की बेटी ब्याह कर लेकर आते हैं, ठीक है ना, तो वो हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। इसी तरह समझ लें कि आयरन ने अपने घर में जगह बनाई या अपने मॉलिक्यूल्स में जगह बनाई और सल्फर के एटम्स को अपने अंदर एडजस्ट कर लिया। तो क्या बन गया, आयरन सल्फाइड बन गया। अब दोनों चीज़ें हैं, लेकिन सल्फर सल्फाइड क्यों हो गया, क्योंकि वो आयरन के साथ एडजस्ट कर गया, उसके मॉलिक्यूल्स एटम्स जो हैं आपस में ज्वाइन हो गए हैं। द केमिकल इन्वॉल्व एट द बिगिनिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। अब जो केमिकल इन्वॉल्व होते हैं शुरू में, जैसे आयरन है, वो क्या है, वो रिएक्टेंट है, वो कहलाएगा रिएक्टेंट। The chemical that are made as a result of the chemical reaction are called products. आयरन और सल्फर दोनों आपस में रिएक्ट किए ना, ये रिएक्टेंट्स हैं। तो इन दोनों के रिएक्ट करने से, रिएक्शन से जो एक नई चीज़ बनी है आयरन सल्फाइड, वो क्या है, इनकी प्रोडक्ट। यानी इन दोनों को आपस में केमिकली रिएक्ट करवाने से ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट। आयरन सल्फर का रिएक्टेंट, सल्फर आयरन का रिएक्टेंट। तो इन दोनों को जब वो रिएक्ट हुए आपस में, तो उन्होंने एक नई चीज़ क्या बनाई, नई प्रोडक्ट क्या बनाई, आयरन सल्फाइड। तो रिएक्टेंट वो जो दो शुरू में है, और उनके बाद जो एरो से आपको दिखाया गया आयरन सल्फाइड, वो उनको हीट देने के बाद जो रिजल्ट आया, उनकी प्रोडक्ट जो बनी, वो आयरन सल्फाइड है। इन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड सल्फर, आयरन in the chemical reaction between iron and sulfur are the reactants and the sulfide iron sulfide is the product। तो यही उन्होंने आपको नीचे डिटेल बता दी है। होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। देखें, हीट इसमें इन्वॉल्व हुई है, ठीक है ना, टेक इन हुई है, तो ही ये केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हुआ है। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। आगे हम चलते हैं।
Another way of showing this chemical reaction is to use atomic model like this. अब नीचे आपको atomic model दे दिया गया है कि उनके एटम्स किस तरह आपस में ज्वाइन करते हैं। आयरन एटम है प्लस सल्फर एटम है, एक ही आयरन एटम होगा, एक ही सल्फर एटम है। या कुदरत है अल्लाह की कि ऐसा नहीं होगा कि दो आयरन एटम हो और एक सल्फर एटम हो या तीन सल्फर। यानी अल्लाह ने एक मीज़ान रखा हुआ है, एक स्केल रखा हुआ है जिसके हिसाब से कोई भी किसी किस्म का केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है। अल्लाह को मालूम है कि किसने किसके साथ किस मिकदार में मिलना है। ठीक है ना, ये हमारी तरह नहीं है कि चाय बनाओ तो कभी पत्ती तेज़ हो जाती है, कभी चीनी तेज़ हो जाती है, कभी दूध ज़्यादा पड़ जाता है, कभी दूध कम हो जाता है। तो ये एक अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है और उसमें बैलेंस है। तो एक आयरन एटम है, एक सल्फर एटम है, और वो जब हीट के ही दी जा रही है उनको, तो हाइड्रोजन सल्फाइड की शक्ल में वो आगे आयरन सल्फाइड मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। अब हाइड्रोजन, आप बोलेंगे कि हाइड्रोजन क्यों, तो देखें हीट एनर्जी कॉजेज द एटम ऑफ आयरन एंड सल्फर टू कंबाइन। अब हीट की एक एनर्जी है, वो क्या कर रही है, वो कॉज कर रही है, जैसे हम पानी को रखते हैं चूल्हे के ऊपर और चूल्हा नीचे से जाते तो हीट से बबलिंग स्टार्ट हो जाती है पानी के अंदर। इसी तरह आयरन और सल्फर के अंदर जब हम उसको हीट करते हैं तो वो हाइड्रोजन की मदद से, उस हीट की वजह से हाइड्रोजन गर्म हो रही है, तो उस गर्मी की जो हीट है ना उसकी वजह से ये फॉर्म कर रहे हैं मॉलिक्यूल विच इज़ आयरन सल्फाइड मॉलिक्यूल। ठीक है, the atoms in the new compound are joined together by um, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स। अब ये जो आपस में जुड़े हैं ना, इनका इतना स्ट्रॉन्गली ये केमिकल बॉन्ड है कि आप उसको अलग, जैसे आप देखिए कि प्लास्टिक की अगर आपकी कोई टोकरी और गलती से वो आग के पास रह गई है तो वो पिघला है और वो किसी चीज़ के साथ डिज़ोल्व हो गया, या शॉपर है और प्लास्टिक है या लकड़ी है, या ऐसी दो चीज़ें जो आपस में मिक्सअप होके गर्म होके ठंडी हो गई हैं ना, तो वो आप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की शक्ल में आ गई हैं। अब आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते हो। तो इसी तरह ये इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई है हीट की वजह से कि ये एक दूसरे के अंदर अच्छी तरह जुड़ गए हैं, फिक्स हो गए हैं। नोटिस द नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच साइड ऑफ द इक्वेशन आर द सेम। आप नोटिस कर रहे हैं कि दोनों तरफ सेम आपको नंबर मिलेगा। यहाँ अगर दो हैं उसमें एक आयरन एक सल्फर, अगर उस तरफ देखें तो वहाँ भी एक आयरन एक सल्फर। केमिकल रिएक्शंस लाइक द वन शोन अबव आर कॉल्ड एंडोथर्मिक। अब ये ऊपर वाला जो रिएक्शन है, दो शक्लें होती हैं केमिकल रिएक्शंस की, मज़ीद आगे टाइप्स, एक एंडोथर्मिक एक एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक वो होती हैं जो कि हीट एनर्जी टू गेट दम स्टार्टेड, उनको हीट की ज़रूरत पड़ती है अपना केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे मोटरसाइकिल स्टार्ट करने के लिए आपको किक करना पड़ता है ना मोटरसाइकिल की साइड पे, इसी तरह इनको किक स्टार्ट करने के लिए हीट की ज़रूरत होती है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो हीट की मदद से स्टार्ट हो जाते हैं रिएक्शन एक न्यू सब्सटेंस बनाने के लिए, तो वो कहलाते हैं एंडोथर्मिक। और दूसरा जो है रिएक्शन विच गिव आउट हीट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक। और कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आप अगर जैसे सल्फ़र और पानी है ना, अगर आप सल्फ़र के ऊपर पानी डालोगे तो आग भड़क जाती है, वो एकदम से आग भड़का देता है, तो वो क्या है, वो एक्सोथर्मिक है, वो अपने में से हीट देना शुरू कर देता है। तो ये दो तरह की मिसालें हैं, एक एंडोथर्मिक जिनको हीट की ज़रूरत होती है केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, और एक्सोथर्मिक वो जो कि खुद से हीट देना शुरू कर देते हैं केमिकल रिएक्शन की शक्ल में, वो एक्सोथर्मिक। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया। आगे हम टेस्ट योर सेल्फ के बारे में थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि एक अलग वीडियो बना दूँ जिसमें टेस्ट योर सेल्फ जो है ना रिटन फॉर्म में आपको दे दूँ। ये ऑलरेडी वीडियो जो है मुझे लगता है कि ये 40-50 मिनट के ऊपर जाएगी, जिसको मैं पार्ट्स की शक्ल में अपलोड करूँगी। तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो इन द फॉर्म ऑफ पार्ट। टेस्ट योरसेल्फ का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इजीएस्ट वे ऑफ राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो द इजीएस्ट वे टू राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन इज़ अ वर्ड इक्वेशन। तो आपने वर्ड इक्वेशन लिख देना है यहाँ पे। व्हाट नेम इज़ गिवन टू द केमिकल इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन, तो वो रिएक्टेंट्स होते हैं। और विच व्हाट नेम इज़ गिवन टू द केमिकल्स प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन, तो वो उनकी प्रोडक्ट होता है। ठीक है, जैसे आयरन और सल्फर की जो है वो रिएक्टेंट्स हैं, और रिएक्शन के बाद उन्होंने क्या प्रोडक्ट दिया आपको, आयरन सल्फाइड। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एन एंडोथर्मिक
एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन नीड हीट एनर्जी टू गेट स्टार्टेड, ठीक है, उनको बाहर से हीट एनर्जी चाहिए होती है केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। जो एंडोथर्मिक है उनके पास खुद हीट नहीं होती, चूल्हा नहीं होता, उनको बाहर से हीट चाहिए होती है, उनको एंडोथर्मिक बोलते हैं। और जो खुद से भड़क जाते हैं ना, जैसे किसी को गुस्सा आता है एकदम, हम भड़क जाते हैं, हमें बड़ा गुस्सा आता है, तो वो एक्सोथर्मिक होते हैं, उनके अंदर ही हीट होती है, ठीक है। और इस पिक्चर में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा व्हाट इज़ एंडोथर्मिक वर्सेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होता है ना, उसको एक्सटर्नल हीट की ज़रूरत होती है, बाहर की अपनी सराउंडिंग्स से वो हीट लेता है, वो खुद तो कूल होता है वर्सेस देन सराउंडिंग्स, उसकी सराउंडिंग गर्म होती है और ख़ुद वो ठंडा होता है, ये रिएक्शन। और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसकी सराउंडिंग ठंडी होती है और ख़ुद वो हॉटर होता है, यानी उसकी वजह से उसकी सराउंडिंग गर्म हो जाती है। जैसे सर्दियों में हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को गर्म करने के लिए हीटर ऑन करते हैं, तो वो हीट जो है ना रिलीज़ करता है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और गर्मियों में हम अपने लिए कूलर और एसी का बंदोबस्त करते हैं, क्योंकि वो हमें ठंड प्रोवाइड करता है, हमारी सराउंडिंग गर्म सराउंडिंग को ठंडा करता है, तो उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। मैं आप डेली लाइफ में जो हमारे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं उनकी भी मैं आपको कुछ ना स्क्रीनशॉट्स दे देती हूँ यहाँ पर, ताकि आपका और ज़्यादा विजन जो है ना क्लियर हो जाए। अब एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हमारी ये डेली जो आप देखते हो रिएक्शंस होते हुए, उनमें वेपोरेशन ऑफ वाटर है, पानी बॉयल हो रहा है, स्टीम बन के बाहर की तरफ जा रहा है, बेकिंग ब्रेड है, फ्राइंग एग्स है, फोटोसिंथेसिस है, तो ये सारे हो गए हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या हो रहा है, अब ये रिलीज़ कर रहे हैं हीट को। उससे पहले वाले रिएक्शंस क्या कर रहे थे, दे नीड हीट टू स्टार्ट रिएक्शन, और ये क्या कर रहे हैं, ये हीट को रिलीज़ करें आफ्टर स्टार्टिंग रिएक्शन। तो वाटर एंड एसिड को जब हम इकट्ठा करते हैं तो वो अजीब सा धुआं बनता है। जैसे आप पानी जब आप हार्पिक है अपने वॉशरूम के अंदर आपकी मदर डालती हैं तो अजीब सी स्मेल आती है और हीट सी महसूस होती है, तो वो एक रिएक्शन होता है जो कि हीट रिलीज़ कर रहा होता है। इसी तरह कैंप फायर में आग और रस्टिंग जो है आयरन की, अब आप कहेंगे आयरन रस्टिंग में कौन सी हीट बाहर को जा रही है, तो जा रही होती है जनाब, वो जब आप किसी चीज़ उस जो है ना रस्टिंग हुए हुए नेल को या जंग आलूद किसी भी आप लॉक को पकड़ते हो, तो आप जब उसके ऊपर हाथ से ऐसे करोगे ना, उसका रस्ट आपके हाथों पे लगेगा तो आपको हीट महसूस होगी उसके अंदर से। न्यूक्लियर फिजन है, बम फटता है, न्यूक्लियर वैसे तो ठंडा होता है, लेकिन जैसे ही उसको वो हीट रिलीज़ करता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी फैलाता है। इसी तरह फ्रीजिंग वाटर इनटू आइस, जब हम आइस को फ्रीज़ कर लेते हैं तो आप देखिएगा कभी भी आपसे बर्फ़ का वो जो बॉल है ना स्टील का, वो पकड़ा नहीं जाएगा, आपके हाथ उसके साथ चिपक जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर भी हीट होती है। लेकिन वो आप ऐसा महसूस हो रहा था कि वो बहुत ठंडा है, वो ठंडा नहीं होता, वो गर्म होता है असल में देखा जाए तो, क्योंकि वो रिलीज़ कर रहा होता है हीट को तेज़ी से। टेस्ट योर सेल्फ में फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द ईजिएस्ट वे ऑफ राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो द ईजिएस्ट वे ऑफ राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन वो होती है वर्ड इक्वेशन, यानी वर्ड इक्वेशन में आप एक तरफ रिएक्टेंट और उसकी दूसरी तरफ एरो लगा के आप उसकी प्रोडक्ट बता देते हैं एक ही लाइन के अंदर। अब सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट नेम इज़ गिवन टू द केमिकल इन्वॉल्व्स इन अ केमिकल रिएक्शन। तो हम उनको रिएक्टेंट कहते हैं, उनकी रिएक्शन की वजह से ही हमें आगे ना प्रोडक्ट मिलती है। व्हाट नेम्स इज़ गिवन टू द केमिकल्स प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद यानी रिएक्टेंट्स के रिएक्ट होने के बाद क्या प्रोडक्ट मिलती है, वही केमिकल्स, हमें एक नई चीज़ मिलती है। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट्स हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका प्रोडक्ट है, तो इसका आंसर आएगा प्रोडक्ट। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एन एंडोथर्मिक एंड रिएक्शन एंड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो मैंने आपको बता दिया, आपको मैंने स्क्रीनशॉट्स भी दे दिए, आप उनकी एग्जांपल्स लेके, क्योंकि ये एसएलओ बेस्ड आपके क्वेश्चंस होते हैं, आपका क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है, तो बेहतर यही होता है कि आप वो रटलाइजेशन से निकल कर ना सिर्फ बाहर की दुनिया को सर्च किया करें, वहाँ से एग्जाम्पल्स पकड़ा करें, ताकि आपका इंप्रेशन अच्छा पड़े पेपर के अंदर ना। आपको बस वो एक तो ना तोता जो है ना, तोता न बने आप इधर उधर से, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस जो टेक प्लेस हो रहे हैं, बस एक दफ़ा समझ लें इस चीज़ को और अपने से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। तो एक्सोथर्मिक क्या है कि दैट गिव्स आउट हीट, और वो बाहर की तरफ हीट फेंकते हैं, उनके पास हीट खुद मौजूद होती है और वो बाहर को हीट देते हैं। तो ये हमारा टेस्ट योरसेल्फ हो गया, बहुत आसान सा था।
फोटोसिंथेसिस एन एग्जांपल ऑफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए एंडोथर्मिक फोटोसिंथेसिस उसी वक्त टेक प्लेस होगा जब उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ेगी, सनलाइट होगी, बाहर से हीट उनको चाहिए होती है केमिकल रिएक्शन अपने फूड को इनटू ग्लूकोज जो है ना चेंज करने के लिए। तो द प्रोसेस यूजेस लाइट एनर्जी टू कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू मेक ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। अब प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, और इनकी प्रोडक्ट क्या आ गई है आपके पास, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अगर आप इस सवाल में दो एग्जांपल्स दे सकते हैं, ठीक है ना, व्हाट नेम इज टू द केमिकल वाले में आप दो एग्जांपल्स आगे इनकी भी दे सकते हैं, फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स कितनी होती हैं। सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या है, द रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड सल्फर टू फॉर्म आयरन सल्फाइड इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे के साथ पड़ी रहें उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम दो चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे को देखते ही भड़क जाती हैं, रिएक्ट करती हैं, जैसे दो बहनें हैं आपस में कभी सुकून से नहीं बैठती हैं, एक दूसरे को देखते साथ ही लड़ना शुरू कर देती हैं, तो वो आपस में क्या है, एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। यानी उनसे हमें क्या मिल रहा है, हमें वो ड्रामा मिल रहा है सारा उनकी लड़ाई का देखने के लिए। इसी तरह सल्फ़र और आयरन जो है ना वो कॉम्बिनेशन है, यानी बेहतरीन रिएक्शन करने वाले हैं, या सिंथेसिस रिएक्शन है, यानी उनको जैसे एक साथ रखेंगे रिएक्शन स्टार्ट होगा बाय गिविंग देम हीट। दिस इज बिकॉज टू डिफरेंट सब्सटेंसेस कंबाइन टू मेक अ न्यू सिंगल सब्सटेंस, क्योंकि वो बिल्कुल एक नई चीज़ बनाने जा रहे हैं, इसलिए वो सही कॉम्बिनेशन है। ऐसा नहीं अगर सल्फाइड के साथ आप वुड को गर्म कर दो तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, यानी उनका सिंथेसिस है ही नहीं, आपस में केमिस्ट्री है ही कोई नहीं, कॉम्बिनेशन है ही कोई नहीं, तो फिर क्या बनेगा। अनदर एग्जांपल ऑफ अ सिंथेसिस रिएक्शन इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन ऑक्सीजन। और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब बर्न किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। अगली पिक्चर में मैं आपको दिखाऊंगी एक बहुत खूबसूरत ये रिएक्शन है कि जिसमें अल्लाह की कुदरत की तारीफ़ करने का दिल करता है। देखिए ऑक्सीजन हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, ठीक है ना, हवा में मौजूद है, और मैग्नीशियम को जब बर्न किया जाता है ना विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, तो उस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मैग्नीशियम के अंदर बॉन्डिंग कर लेते हैं, ठीक है, और पाउडर फॉर्म में, ऑक्साइड फॉर्म में, राख की शक्ल में मैग्नीशियम के साथ एक पाउडर बना लेते हैं जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। आगे भी आपको पिक्चर में ये पूरा प्रोसेस जो नज़र आएगा। यानी ऐसी दो सब चीज़ें जो आपस में कॉम्बिनेशन बनाकर एक नई चीज़ बना दें तो वो कहलाती हैं उनके अंदर कौन सा रिएक्शन चल रहा होता है, सिंथेसिस रिएक्शन। कॉम्बिनेशंस के साथ सिंथेसिस रिएक्शन होता है, यानी हमें पता होता है अगर इन दो चीज़ों को मिलाएंगे तो हमें तीसरी चीज़ बिल्कुल ज़रूर मिलेगी, तो ऐसे रिएक्शंस को कहा जाता है सिंथेसिस। अब इस पिक्चर में आप देख रहे हो मैग्नीशियम रिबन है, बर्न हो रहा है इन द ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन जो जल रही है इसके साथ वो राख की शक्ल में इसके अंदर ही आ चुकी है, ठीक है। समझ लें कि आपने उस ऑक्सीजन को कैद कर लिया है विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम मॉलिक्यूल्स या एटम्स। तो मैग्नीशियम के एटम्स और ऑक्सीजन के एटम्स आपस में बॉन्डिंग कर गए हैं, बेहतरीन कॉम्बिनेशन हो गया है, और आपके सामने ये वाइट पाउडर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड नज़र आ रहा है आपको। वैसे आप ऑक्सीजन को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन अब क्या है, इस रिबन के ज़रिए आप ऑक्सीजन की एक शक्ल देख सक रहे हैं, ठीक है ना, और मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड को देख पा रहे हैं। तो ये एक बेहतरीन मिसाल है कॉम्बिनेशन की या सिंथेसिस की, यानी इन्होंने एक बिल्कुल टोटली एक हवा ने और एक रिबन ने मिलकर एक नया पाउडर फॉर्म किया, एक नया मॉलिक्यूल बना दिया जिसको हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड का नाम दिया है। इसी कॉम्बिनेशन की वजह से ये रिएक्शन कहलाया है सिंथेसिस, जब इनकी आपस में केमिस्ट्री मिल गई है। अब यहाँ पर आप देखिए डीकम्पोजिशन, ये दूसरा तरीका है केमिकल रिएक्शन का। डीकम्पोजिशन इज ब्रेकिंग अप ऑफ अ सिंगल कंपाउंड इनटू टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स। अब कंपाउंड क्या होता है, वो ऑलरेडी दो चीज़ें उसमें मौजूद होती हैं, ठीक है। अब जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो कॉपर कार्बोनेट है, इसमें दो चीज़ें इकट्ठी हुई हुई हैं, इसमें भी क्या कर रहे हैं हम, दो नई चीज़ें बना रहे हैं इसी से, ठीक है ना। है देखने में ये ग्रीन कलर का लिक्विड एक शक्ल का है, लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं, कॉपर है और कार्बोनेट है। तो कॉपर कार्बोनेट में से हम एक ही
कंपाउंड किसका बना हुआ है, कॉपर कार्बोनेट का। अब हीट देकर हम क्या करने लगे हैं, उस कॉपर कार्बोनेट में से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करने लगे हैं और कॉपर ऑक्साइड को अलग करने लगे हैं। तो अब हमने क्या कर लिया, दो सिंपलर प्रोडक्ट्स निकाल लिए हैं एक ही कंपाउंड में से। कंपाउंड कहते हैं दो चीज़ों को पहले से मिला के रखा गया हो कुदरती तौर पर अगर वो मौजूद हैं, ठीक है। एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक बॉन्ड्स। अब उनके आपस में, क्योंकि कॉपर और कार्बोनेट के आपस में कार्बन के बॉन्ड्स बने हुए थे, उनको जब हमने तोड़ा हीट की मदद से, तो क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हमें ऊपर हवा की शक्ल में वो, और देखिए आपको गैस की शक्ल में मिल गई, और नीचे कॉपर ऑक्साइड आपको पाउडर की फॉर्म में नज़र आ रहा है। व्हेन कॉपर carbonate is heated, it changes from a green powder to a black powder। अब कार्बोनेटेड पाउडर को, जब कॉपर कार्बोनेट को आपने हीट किया तो वो चेंज हो गया, ग्रीन पाउडर से ब्लैक पाउडर बन गया, और किस शक्ल में आ गया, कॉपर ऑक्साइड की शक्ल में आ गया। अब वो कॉपर कार्बोनेट नहीं रहा, क्योंकि वो कार्बोनेट जो थी वो कार्बन डाइऑक्साइड बनकर उसमें से ऊपर उड़ गई, और पीछे क्या बच गया, कॉपर ऑक्साइड, उसकी राख बच गई। द ग्रीन कॉपर कार्बोनेट ब्रेक्स डाउन इनटू ब्लैक कॉपर ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ग्रीन कॉपर कार्बोनेट जो एक कंपाउंड था, उसको हमने मज़ीद दो प्रोडक्ट्स उसमें से निकालनी हीट की मदद से, जो कि किस शक्ल में आई, कॉपर बना कॉपर ऑक्साइड, और कार्बोनेट बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बहुत मज़ेदार सा अच्छा सा डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन है विद द हेल्प ऑफ हीट। तो दो तरह के आपने सीख लिए, एक आपने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का सीख लिया, उसमें दो रिएक्टेंट्स, और इसमें आपने कंपाउंड के ज़रिए डिकम्पोजिशन सीख ली। डिकम्पोजिशन क्या थी, यानी पहले ही वो एक कंपाउंड की शक्ल में पड़े हुए हैं। जैसे आप चीनी और पानी है, अगर आप उसको मिक्स करके पका के रखते हो तो वो मीठा पानी बन जाता है पक्के वाला, ठीक है ना। तो हम कहेंगे ये मीठा पानी है, और जब हम उसको हीट देंगे तो पानी हवा में उड़ जाएगा, ठीक है, और चीनी नीचे वापस आपको डार्क कलर में ना, हार्ड शक्ल में वो नज़र आएगी, कैरामल शेप में चीनी आपके पास पीछे रह जाएगी। तो हमने एक ही कंपाउंड में से दो सिंपलर प्रोडक्ट्स जो है ना वो निकाल ली हैं। अब नीचे इक्वेशन आप देखो, कॉपर कार्बोनेट ये क्या है, रिएक्टेंट्स, और इनकी प्रोडक्ट आपके पास दो सिंपलर प्रोडक्ट्स आ गई हैं। रूटीन में पीछे हमारे पास क्या आती थी, एक प्रोडक्ट आती थी। अब यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि कंपाउंड को डिकम्पोज किया है, तो हमारे पास क्या निकल रहा है, कॉपर ऑक्साइड निकल आया और कार्बन डाइऑक्साइड निकल आए, दो प्रोडक्ट्स निकल आई हैं। हमारे मज़े हो गए हैं, हमें एक चीज़ में से दो चीज़ें मिल गई हैं, लेकिन हमने क्योंकि कंपाउंड को डिकम्पोज किया है ना, उसमें से हमें दो प्रोडक्ट्स निकल आई हैं, लॉटरी लग गई है। अब यहाँ देखें, यहाँ आपको कॉपर और कार्बोनेट में क्या क्या चीज़ पड़ी हुई है, ऑक्सीजन और कार्बन है। ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं और कार्बन का एक है। यहाँ आपने कंपाउंड की शक्ल देख रहे हो, एक बड़ा सा येलो सा कॉपर है, और 3 छोटे बंटीज जो हैं वो ऑक्सीजन की हैं, और एक सेंटर में कार्बन का बीड है। तो अब ये तकरीबन हमारे पास यहाँ पर रखे हुए हैं 5। अगर हम इसको रिएक्शन में हीट के बाद लेकर जाते हैं, तो इस कॉपर के साथ किसने बॉन्डिंग की है कॉपर ऑक्साइड बनाने के लिए, ऑक्साइड है ही ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन के एक एटम ने कहा है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हारे साथ बॉन्डिंग करता हूँ, तो कॉपर ऑक्साइड बना दिया, और हाइड्रोजन वाले को जो है ना उसने कहा कि ठीक है तुम मेरे साथ, तुम दो आ जाओ, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ जा रहे हैं दो। एक कार्बन हो गया और दो ऑक्सीजन के होके कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया उन्होंने। तो अनदर एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लाइम कैल्शियम ऑक्साइड। limestone calcium carbonate is heated to form calcium oxide lime and carbon dioxide ऑक्साइड गैस। अब इसकी एक और जो बताई जाए ना आपको एग्जांपल, वो ये है कि थर्मल इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें हीट इन्वॉल्व हो रही है ना, हीट एनर्जी दी जा रही है। तो हम इसके ज़रिए लाइम जो है ना, उससे जो हमारा चूना होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, उस लाइमस्टोन से हम मज़ीद कैल्शियम कार्बोनेट से हीट करने के बाद दो प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं। और ये डीकम्पोजिशन कहलाती है। क्यों? क्योंकि कंपाउंड को अलग कर रहे हैं, वो ऑलरेडी कंपाउंड शक्ल में है, ज़्यादा सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं अलग अलग चीज़ों के। तो अब हमने हीट दी तो उसमें से दो सिंपल प्रोडक्ट्स निकाल लिए, एक कैल्शियम ऑक्साइड निकाल लिया लाइम की शक्ल में, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की शक्ल में निकाल लिया। तो ये हमारी सेकंड एग्जांपल होगी ऑफ डीकम्पोजिशन की। तो दो एग्जांपल्स आपके पास सिंथेसिस की आ गई, दो एग्जांपल्स आपके पास डीकम्पोजिशन की आ गई। अ टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, ठीक है। इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज बबल्ड थ्रू लाइम वाटर, द लाइम वाटर टर्न्स फ्रॉम अ कलरलेस टू अ क्लाउडी वाइट
सोल्यूशन। यहाँ हम आपको डिटेल बताते हैं। यहाँ वो आपको कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो रिएक्शन करता है लाइम वाटर के साथ। लाइम वाटर किस चीज़ का सोल्यूशन होता है? उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बबल बनाना शुरू कर देता है इस सोल्यूशन में मिलने के बाद, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का या लाइम वाटर का सोल्यूशन है, तो लाइम वाटर की शक्ल किस तरह होगी? आपको कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन स्टार्ट हो गया है? बबलिंग होगी और जो लाइम वाटर होगा ना, जो सोल्यूशन होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, वो उसकी शक्ल चेंज हो जाएगी। यानी वो पहले कलरलेस था, बेरंग था, जैसे आप सादा पानी पीते हैं। उसके बाद वो कैसा शक्ल उसकी होनी शुरू होगी? वो क्लाउडी वाइट होना शुरू हो जाएगा, ऐसे ना गदला गदला सा कलर उसका आना शुरू हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा यहाँ रिएक्शन स्टार्ट हो। इट इज हैवियर देन एयर। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना वो हैवियर होती है एयर से। तो हाँ, आप उसको पोर कर सकते हो, उंडेल सकते हो एक टेस्ट ट्यूब से दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर। This means it can be poured from one test tube to another. Pouring carbon dioxide into a test tube of lime water will cause the lime water to turn milky. अब जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी एक टेस्ट ट्यूब में कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरी में आपका लाइम वाटर पड़ा हुआ है, वही सोल्यूशन कैल्शियम ऑक्साइड का, हाइड्रोक्साइड का। तो जब आपने पोर किया उसके अंदर उंडेला कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपकी जो दूसरी टेस्ट ट्यूब जो है जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन पड़ा है, उसकी शक्ल चेंज होना शुरू हो जाएगी। वो टर्न हो जाएगा इनटू मिल्की 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 सा लगेगा, गाढ़ा गाढ़ा सा लगेगा। और यहाँ से आपको पता चल गया कि क्या हुआ है। यहाँ पर एक रिएक्शन टेक प्लेस हुआ है बाय डीकम्पोजिशन। यहाँ डीकम्पोजिशन हो रही है क्योंकि आपके पास अगेन कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन लाइम वाटर के साथ हो रहा है, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है। तो बड़ा आसान सा काम है ये। आपको आपकी टीचर में भी लैब में लेके जाएं और आपको इसको जो है ना वर्चुअली एक इसका टूर हो जाए आपका एक्सपेरिमेंट का। तो ये आप वैसे भी आप जाकर क्लास 9th में जो है ना, ये आप खुद से भी एक्सपेरिमेंट लैब में जाकर करेंगे, जिसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी एक फ्लास्क की ज़रूरत होगी, एक बीकर होगा, उस बीकर में लाइम वाटर होगा। तो मैं आपको वैसे भी इसकी एक पिक्चर जो है ना ऐड कर देती हूँ इसके अंदर। अब पहली टेस्ट ट्यूब में आप क्या देख रहे हो? लाइम वाटर पड़ा हुआ है, ठीक है, और कलरलेस है। अभी उसने रिएक्शन नहीं किया है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जब हमने उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया है तो उसने रिएक्शन के बाद किस में टर्न हो गया? वो इनटू मिल्की क्लाउडी वाटर के अंदर। तो यही था ये रिएक्शन। अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन जो है केमिकल रिएक्शन, वो क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट। पहला हमारे पास जो था वो कौन सा था? सिंथेसिस था। सेकेंड वन इज़ डिकम्पोजिशन एंड थर्ड वन इज़ डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वन सब्सटेंस पुशेस आउट अनदर सब्सटेंस टू टेक इट्स प्लेस। अब एक सब्सटेंस दूसरे को धकेल कर अपनी जगह भेज देता है और उसकी जगह खुद ले लेता है। ये भी बड़े मज़े का, ये भी बहनों वाला हिसाब है कि तुम मेरी जगह से हटो, तो अपनी जगह से हटो, मैं यहाँ बैठूंगी और तुम चलो मेरी सीट के ऊपर। तो ये हिसाब जो है ना डिस्प्लेसमेंट के अंदर सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ करते हैं। जो ज़्यादा पावरफुल होगा उसको उसकी जगह से हटा देगा। इफ़ एन आयरन nail is put into a jar containing copper sulfate solution। अगर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का एक जार है जिसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन रखा हुआ है और उसमें आप एक कील डाल देते हैं, नेल डाल देते हैं, और वो नेल किसका बना हुआ है? आयरन का बना हुआ है। सम आयरन डिजॉल्व एंड डिस्प्लेस द कॉपर इन द सोल्यूशन। अब क्या हुआ? वो जो आयरन है उसमें से कुछ आयरन जो है ना, कुछ मॉलिक्यूल्स उसके, वो क्या करेंगे? डिजॉल्व हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे इन द सोल्यूशन, और किसकी जगह लेंगे? उस कॉपर को कहेंगे तुम जाओ नेल के ऊपर जाकर लग जाओ हमारे, यानी खुद उनको कील के ऊपर भेज देंगे। जितने खुद उतरे हैं ना वहाँ से, अगर समझेंगे 10 मॉलिक्यूल्स आपके कील में से, आयरन नेल में से उतर कर उस सल्फेट सोल्यूशन के अंदर गए हैं, तो 10 ही कॉपर मॉलिक्यूल्स को वो कहेंगे कि आप यहाँ से डिस्प्लेस हों, इस सोल्यूशन से निकलकर कील के ऊपर या उस आयरन नेल के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाएं, वहाँ लग जाएं। तो क्या होगी? ये डिस्प्लेसमेंट होगी। आयरन में से आयरन मॉलिक्यूल्स उतर कर सोल्यूशन के अंदर चले गए और सोल्यूशन में पहले से मौजूद कॉपर के मॉलिक्यूल्स ने जाकर उन आयरन मॉलिक्यूल्स की जगह ले ली
ऑन द आयरन नेल। तो बड़े मज़े का ये भी रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। द कॉपर इज़ डिपॉजिटेड ऑन द नेल, और वही कॉपर जो जिसने जगह दी थी आयरन मॉलिक्यूल्स को सोल्यूशन में रहने की, आखिर वहाँ से किसी ना किसी को तो उठना था ना सीट देने के लिए। तो जब कॉपर उठ गया अपनी सीट पे से, तो कॉपर जाके नेल के ऊपर बैठ गया, और नेल पे से जो मॉलिक्यूल्स उतरे थे वो कॉपर की सीट पर जाकर बैठ गए इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो होपफुली आपको इसकी भी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर हम रिएक्टेंट्स देख लेते हैं। इस रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट के हमारे पास आयरन है और कॉपर सल्फेट है, ये दो रिएक्टेंट्स हैं। और इनसे आगे हमें दो प्रोडक्ट्स क्या मिल रही हैं, कॉपर प्लस आयरन सल्फेट। बड़े मज़े के सारे सवाल हैं, बड़ा आसान है इनको पढ़ना। बस आप अच्छे से दिमाग खोल के इधर उधर से ख्यालात हटाकर फिर अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगी। अदरवाइज़ अगर आप भगा भगा के ये वीडियो देखते हैं तो आपको कुछ समझ नहीं आना, कहीं को जो है ना हवा में तीर चलाने वाला हिसाब होगा। तो आप एक एक जो सेकंड है उसको गौर से सुने, गौर से देखें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यू कैन राइट विद योर ओन एक्सपीरियंस और विद योर ओन एक्सपर्टीज़। अब यहाँ आप इस पिक्चर में जो है ना देख सकते हो, एक जार है या बीकर है विच इज़ कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। उसके अंदर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है कंपाउंड की शक्ल में, और उसमें आपने आयरन नेल को प्लेस किया है। अब आयरन नेल देखिए रस्ट कर रहा है, और उसकी जो ऊपर से कुछ आयरन के मॉलिक्यूल्स जो है ना वो अपनी जगह तब्दील करके सोल्यूशन के अंदर जा रहे हैं, और सोल्यूशन के जो कॉपर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कोटिंग कर रहे हैं, डिपॉजिट होना शुरू हो गए हैं इस आयरन नेल के ऊपर। जब इस आयरन नेल को आप इसमें से रिमूव करोगे या इसमें से निकालोगे तो वो कॉपर की जो कोटिंग है ना वो उस आयरन नेल के ऊपर आ चुकी होगी, यानी ये डिस्प्लेसमेंट होगी। क्योंकि वैसे अगर आप उस सोल्यूशन में से आयरन निकाल चाहते या आप उसको स्टेन करके या छानने की मदद से, तो वो मुमकिन नहीं था। तो ये मुमकिन इसी डिस्प्लेसमेंट के टाइप ऑफ रिएक्शन की वजह से हो सका कि आपने कॉपर को नील के ऊपर जो है कोट कर दिया। होपफुली आपको ऑल टॉपिक्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी इसमें कहीं कोई डिफ़िकल्टी या कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जाके उसको क्लियर कर सकते हैं। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।